हेलो दोस्तों। अभी तक हम आप लोग को पढ़ा रहे थे इतिहास के 7 लेक्चर हम अपने बीएम एजुकेशन हब चैनल पे डाल दिए हैं। आज ये हमारा 8वां लेक्चर है जो कि है उत्तर वैदिक काल के बारे में। इससे पहले हम वैदिक काल के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पहले वीडियो में हम वैदिक काल के बेसिक के बारे में जानकारी किए थे और 4 वेदों के बारे में पढ़े थे। और दूसरे लेक्चर में हम ये पढ़े थे कि पूर्व वैदिक काल के बारे में उसका सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और राजनीतिक जीवन कैसा था। ये हम इंडिविजुअल करके पढ़े थे, ठीक है। और आज ये हमारा तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल का अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 1000 से 600 बीसी के बीच में है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल कब से कब तक था, तब हम कहेंगे कि 1000 बीसी से 600 बीसी तक इसका टाइमिंग था, ठीक है। और आगे देखते हैं कि 1000 बीसी में लोहे की खोज हो गई। 1000 बीसी में लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जैसे कि लोहे के औजार बनने लगे। कृषि के ज़रूरतमंद वस्तुएं जो थी कृषि के लायक लोहे की बनने लगी। इससे ये हुआ कि खेती में कृषि पशुपालन सभी में लोहे का यूज होने लगा और उसमें आर्थिक रूप से मदद हुई। जब किसी भी राज्य में आर्थिक रूप से मदद होता है तो उसकी राजनीतिक स्थिति सुधरती है। जब राजनीतिक स्थिति सुधरती है तब वहाँ की सामाजिक स्थिति भी सुधरती है, और अगर सामाजिक स्थिति सुधरती है तो धार्मिक स्थिति भी सुधरती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए बताएं कि अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तब आप उसको टैक्स के रूप में अपने राजा को देंगे, अर्थात इस टाइम पे अब हम प्रधानमंत्री या फिर सरकार को देंगे। और उस टाइम की बात करें तो जो सभी के पास आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो गई थी, जब ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था होगी तब हम ज़्यादा टैक्स भरेंगे, तब हमारा जो टैक्स होगा वो प्रशासन को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। इसलिए वहाँ राजनीतिक स्थिति भी सुधरी। जब राजनीतिक स्थिति सुधरी तो सामाजिक स्थिति भी सुधरना जाहिर सी बात है। और अगर हमारे पास आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा तब हम ज़्यादा से ज़्यादा दान करेंगे। जब दान करेंगे तो उससे हमारी धार्मिक स्थिति भी सुधर जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले राजनीतिक जीवन के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा था, ठीक है। तो हम लोग पूर्व वैदिक काल में पढ़े थे कि जो कबीला बना के लोग रहते थे उनको क्या कहते थे? जन कहते थे। जो कबीला बनाकर लोग रहते थे उनको जन कहते थे। यही जन अब उत्तर वैदिक काल में उसका आकार जो था बड़ा हो गया। जन का आकार बड़ा हो गया और क्या कहलाया? जनपद कहलाया। जैसे कि हम पूर्व वैदिक काल में पढ़े थे कि जो कबीले बना के रहते थे उन लोगों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। और जन का जो प्रमुख होता था उसको राजन कहा जाता था। अब वही जो जन लोग थे उनका आकार बड़ा हो गया और क्या कहलाए? जनपद कहलाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जन का आकार बड़ा हो गया और जनपद कहलाया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए भरत जन और कुरुजन दोनों आपस में मिला के क्या बने? पुरुजन। पुरुजन क्या था? जनपद था, ठीक है। तो जो जन थे, जन का आकार बड़ा होकर किसका रूप ले लिया? जनपद का रूप ले लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं राजा का महत्व बढ़ा। देखिए, अगर आपके पास आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स या कर देंगे, तब राजा हमारा मजबूत होगा। अगर राजा हमारा मजबूत होगा तो राजा का जो अधिकार है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए राजा का महत्व उस टाइम बढ़ गया। और राजा का अगर महत्व बढ़ा उसी के साथ साथ राजा की शक्ति भी बढ़ी, ठीक है। और जो राजा का पद था वो हम पूर्व वैदिक काल में पढ़े थे कि वो कर्म के अनुसार था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये वंश के अनुसार हो गया, अर्थात राजा का बेटा ही राजा बन पाएगा, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल में
उनके गुण के अनुसार राजा बनते थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया इसमें ये हो गया, ये जो राजा का पद है वो वंशानुगत हो गया। ठीक है, राजा का पद का वंशानुगत में मतलब हम बताए कि राजा के परिवार के ही लोग राजा बन सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो जो राजा का अधिकार था वो भी बढ़ा। राजा का अधिकार बढ़ा हम ये बता दिए। और राजा का जब अधिकार बढ़ा तो जब हम 4 कमेटी का गठन किए थे, समित, विधत, गण, ठीक है, ये जो हम 4 कमेटी का गठन किए थे उसमें जो समिति थी, समिति में क्या होते थे कि इसमें आम लोग रहते थे। जब राजा का अधिकार बढ़ा तो समिति का जो महत्व था वो नीचे डाउन हो गया। हम अगर इसे दैनिक जीवन से वो कंपेयर करें तो जैसे अगर हमारा प्रधानमंत्री अगर मजबूत है तो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा प्रधानमंत्री कमज़ोर है तब जो हमारा मंत्रिमंडल है उसका पद थोड़ा सा जो महत्व है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार जब राजा का अधिकार बढ़ा तो उसी के साथ साथ समिति का महत्व घट गया। ठीक है, ये एरो का मतलब होता है कि जब बढ़ा तो समिति का महत्व घट गया। समिति क्या है हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। ठीक है, और उसके बाद रत्निन की संख्या एक्चुअल में 7 थी पूर्व वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या 17 होगी। रत्निन में के सबसे जो प्रमुख होते थे वो होते थे हमारे पुरोहित लोग। पुरोहित होते थे, सेनापति होते थे, स्पष्ट होते थे। स्पष्ट का मतलब हम बताए थे आप लोगों को गुप्तचर। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग रहते थे, इसलिए रत्निन की संख्या कितनी हो गई? 17 हो गई। ठीक है, रत्निन कहते किसे हैं? जो राजा की हेल्प के लिए कुछ अधिकारी को नियुक्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रत्निन कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारा टैक्स व्यवस्था थी या टैक्स सिस्टम था मतलब कर व्यवस्था का विस्तार हो गया। जैसे हम पूर्व वैदिक काल में पढ़े थे कि यहाँ पे बलि दी जाती थी। बलि का मतलब होता है जो खुद की इच्छा से दिया गया कर, मतलब कि आपके जितना उपज हुई है, आपका जितना मन है उतना, मतलब स्वयं की इच्छा से जो कर दिया जाता है उसको बलि कहते थे। लेकिन यहाँ पे बलि ना होके, स्वेच्छा से ना होके, यहाँ पे हो गया नियमित कर, मतलब कंपल्सरी हो गया कर देना। ठीक है, तो अगर राजनीतिक जीवन का एक बार फिर से रिवीजन करें तो जो जन का आकार था वो बड़ा होकर क्या हो गया? जनपद हो गया। और राजा का महत्व बढ़ा और राजा की शक्ति बढ़ी, और जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया। वंशानुगत में हम आपको बता दिए कि राजा का बेटा ही राजा होगा या फिर राजा के परिवार का ही कोई राजा होगा। ठीक है, और राजा का अधिकार जब बढ़ा तो जो समिति का गठन हुआ था, समिति का महत्व जो था वो कम हो गया और रत्निन की संख्या 7 से 17 हो गई। ठीक है, और कर व्यवस्था में विस्तार हो गया। जो उस टाइम के लोग स्वेच्छा से कर देते थे जिसे बलि कहा जाता था। अगर पूछा जाए कि बलि क्या होता है तो बलि का मतलब होता है कि स्वयं की इच्छा से दिया हुआ कर। ठीक है, तो जो बलि था वो बलि को हटाकर वहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया कि आपको कर देना ही देना है। इसका मतलब है कर जो था नियमित हो गया। ठीक है, अब राजनीतिक जीवन के बाद हम आएंगे सामाजिक जीवन पर। सामाजिक जीवन पर आने से पहले हम आपको बता दें कि किसी भी राज्य में, किसी भी सभ्यता में अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तब वहाँ की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी। ठीक है, तो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि परिवार का जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो क्या होता था? परिवार होता था। परिवार को हम कुल भी कहते थे। क्या कहते थे? कुल कहते थे। ठीक है, तो जब कई सारे परिवार इकट्ठे होकर एक साथ होते थे तब उनको क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। ठीक है, जब कई सारे ग्राम एक साथ होते थे तब उनको विश्व कहा जाता था। ठीक है, अगर कई सारे विश्व एक साथ होते थे तब उनको क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। ठीक है, अब इसके आगे जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो कई सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ उत्तर वैदिक काल में परिवार के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जनपद ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक, हम पूर्व वैदिक काल में पढ़े थे जो वर्ण व्यवस्था थी वो उनके कार्य के अनुसार था कि जैसे अगर उनका वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ने में मन लग रहा तब वो ब्राह्मण थे। अगर वो युद्ध करने में माहिर थे तब उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। अगर वो व्यापार अर्थात बिजनेस के बारे में जानकारी रखते थे तब उन्हें वैश्य कहा जाता था। और जो सभी लोगों की सेवा करते थे उनको क्या कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था।
ठीक है। ये जो पूर्व वैदिक काल में ये थे कर्म के अनुसार थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो था, ये जन्म आधारित हो गया। अर्थात कि अगर आप ब्राह्मण घर में पैदा होते हैं तब आप जन्म से ही ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आप क्षत्रिय क्षत्रिय घर में पैदा होते हैं तो अब आप बचपन से ही क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर वैश्य घर में होते हैं तो आप बचपन से ही वैश्य कहलाएंगे। अगर शूद्र के घर में होते हैं तो आप बचपन से शूद्र ही कहलाएंगे। ठीक है। तो उस टाइम का कार्य था ब्राह्मण का कि ये सभी जो हमारे जनपद के लोग थे उनकी रक्षा करते थे क्षत्रिय। ठीक है। और ब्राह्मण पूजा पाठ जैसे यज्ञ करवाते थे। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते थे, पढ़ने लिखने में अच्छे थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। उसके बाद बात आती है क्षत्रिय की। क्षत्रिय जो मजबूत होते हैं, युद्ध में माहिर होते हैं, उन्हें क्या कहा गया, क्षत्रिय। अर्थात जो जनपद के लोग थे उनकी सुरक्षा के लिए क्षत्रिय लोग रहते थे। और उसके बाद जो व्यापार में, बिजनेस में अपने जानकारी रखते थे, उनको क्या कहा जाता था, वैश्य कहा जाता था। और इन तीनों की सेवा के लिए कौन आते थे, शूद्र आते थे। अर्थात कि ये कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों की सेवा के लिए शूद्र का जन्म हुआ है। ठीक है। तो इसमें उत्तर वैदिक काल में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछ जाता है, जो होता है आश्रम व्यवस्था की शुरुआत। आश्रम व्यवस्था क्या होती है, हम आप लोगों को अगर बताएं तो आश्रम व्यवस्था मतलब होता है कि आश्रम कि अपने जीवन काल को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए, जिसमें से जीरो से मतलब जन्म से 25 वर्ष के बीच में ब्रह्मचर्य जीवन कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। ब्रह्मचर्य जीवन कहा जाता है। ब्रह्मचर्य जीवन जो होता है वो ज्ञान को एकत्रित करने में, ज्ञान को अर्जित करने में लगाया जाता है। ठीक है। तब हम उसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन का जो काल होता है वो जन्म से लेके 25 वर्ष के बीच में होता है। अगर आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी को सुदृढ़ और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। और जो गृहस्थ जीवन होता है ये 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष के बीच में माना जाता है। गृहस्थ जीवन मतलब कि 25 वर्ष के बाद इसमें शादी हो जाता है और बच्चों का पालन पोषण करना, ये किस में आता है, गृहस्थ जीवन में आता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन क्या होता है, 50 से 75 के बीच में वानप्रस्थ का जीवन होता है कि आप गृहस्थ जीवन को छोड़कर भगवान के कार्यों में काम करना, वो क्या कहलाता है, वानप्रस्थ काल। ठीक है। वानप्रस्थ में भगवान को याद करके और भगवान के बारे में, भगवान के लिए अच्छे कार्यों का काम करना ही हमारा वानप्रस्थ जीवन कहलाता है। ये होता है 50 वर्ष से 75 वर्ष के बीच में। जब आदमी 50 वर्ष और 75 वर्ष के बीच में होता है तो वो वानप्रस्थ जीवन के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जो सबसे लास्ट होता है इसको कहते हैं संन्यास। संन्यास जो होता है 75 वर्ष और 100 वर्ष के बीच में होता है। संन्यास का मतलब होता है कि अपना गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य जीवन को त्याग करके संन्यास ले लेना क्या कहलाता है, संन्यास काल। ठीक है। इस काल की जो टाइमिंग होती है वो 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक और संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। ठीक है। अब इसमें बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारा गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन कहते हैं कि गृहस्थ जीवन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और सामाजिक जीवन की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें गिरावट आई। जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें क्या आई, गिरावट आई। स्त्रियों को समित और विधत में जाना मना कर दिया गया। जो पूर्व वैदिक काल में स्त्रियाँ थीं वो समित और विदत में जाया करते थे। विदत का मतलब होता है कि जो लूट का सामान होता है, अर्थात जो
एवं जो उपज का सामान होता है उसमें बंटवारे की हिस्सेदारी स्त्रियों में भी होती थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में स्त्री की स्थिति में गिरावट आई और स्त्री को समिति और विधत में जाने से मना कर दिया गया कि आप समिति और विधत का पार्ट नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। ठीक है, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जन्म हुआ, अर्थात इनका प्रचलन स्टार्ट हुआ। पर्दा प्रथा का मतलब होता है कि जो हमारे घर की बहन बेटियां हैं वो पर्दा कर कर चलेंगी। ठीक है, दहेज प्रथा का मतलब आप लोग जानते हैं कि शादी के दौरान दहेज का लेना ही दहेज प्रथा कहलाता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई, अर्थात इसका मतलब है कि स्त्रियों की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आने स्टार्ट हो गई। ठीक है, और जो भोजन था उस टाइम का, जो उत्तर वैदिक काल का भोजन था, ये भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करता था। ठीक है, जब कृषि हो गया, कृषि से हमारे जो अन्न या फिर अनाज का भंडार जो था वो होने लगा, तो भोजन जो था आसानी से हम लोग प्राप्त कर दिए। जो हम लोग पूर्व वैदिक काल में पढ़े थे कि जो हमारा व्यवसाय था वो पशुपालन था, लेकिन लोहे की खोज की वजह से हमारा जो व्यवसाय हो गया वो हो गया कृषि। ठीक है, जब कृषि व्यवसाय ही हो गया तो भोजन आसानी से प्राप्त होने लगा, और भोजन उत्तर वैदिक काल में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के उपलब्ध थे। ठीक है, और विवाह जो था अनुलोम और प्रतिलोम के तहत होता था। अनुलोम और प्रतिलोम क्या होता है हम लोग को बता दें। अनुलोम विवाह ये होता है जब वर पक्ष अमीर हो और वधू पक्ष गरीब हो, तब हम उसको कहते हैं अनुलोम विवाह। और जब वधू पक्ष जो अमीर हो और वर पक्ष गरीब हो, तब उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर दें कि अनुलोम विवाह क्या होता है। जब वर पक्ष अमीर हो और वधू पक्ष गरीब हो, तब उसको कहते हैं अनुलोम विवाह, और जब वधू पक्ष अमीर हो वर पक्ष गरीब हो, तब उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। तो हम सामाजिक जीवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़े, जिससे कि हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम ज़्यादातर सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं जो कि हमारा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड होगा। ठीक है, और इसी तरह हम अगर ज़रूरत पड़ी या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और तो हम क्या क्या पढ़े उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के बारे में जाने के कब से कब तक का था। लोहे की खोज हुई 1000 BC में। राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़े, सामाजिक जीवन के बारे में पढ़े, और आप पढ़ेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। ठीक है, लोहे की खोज हो चुकी थी, इस वजह से आर्थिक जीवन भी मजबूत होने लगा, क्योंकि उनका प्रमुख व्यवसाय क्या बन गया था, कृषि बन गया था। जब कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया तो जो कृषि से हमारे अधिशेष बचा था, अधिशेष किसे कहते हैं, अधिशेष मतलब उपज के दौरान जिससे हमें भरण पोषण हो जाए, उसके बावजूद भी कुछ अनाज बचे, तो उसे क्या कहा जाता है, अधिशेष कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तो जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। जो उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़े थे, पूर्व वैदिक काल में हम लोग पढ़े थे कि जो प्रमुख व्यवसाय था हमारा पशुपालन था, लेकिन जो हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे प्रमुख व्यवसाय हमारा कृषि था, और जो दूसरा व्यवसाय हमारा था वो पशुपालन था। ठीक है, एक काठक संहिता बुक आती है, काठक संहिता में 24 बैलों का हल के बारे में बताया गया। ठीक है, 24 बैलों का हल, इससे ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि पर ज़्यादा निर्भर करते थे। ठीक है, और दूसरे व्यवसाय के बारे में बताएं तो दूसरा व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। ये हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं कि जो पूर्व वैदिक काल में था उसका जो पहला व्यवसाय था वो हमारा पशुपालन था, और जो दूसरा था वो कृषि था। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में जो पहला हमारा व्यवसाय है वो कृषि है और दूसरा पशुपालन, इसका मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, और कृषि में अधिशेष,
कृषि में अधिशेष का मतलब ये होता है कि जो हमारे उपज के दौरान हमारे खाने पीने के अलावा जो अनाज बचता है, हम उसे अधिशेष कहते हैं। अधिशेष का काम ही होता है कि भोजन करने या परिवार का भरण पोषण के बाद भी जो अनाज बचता है उसको क्या कहा जाता है? अधिशेष कहा जाता है। तो जो अधिशेष बचता था, अधिशेष से क्या होता था? व्यापार होता था। अर्थात एक देश से दूसरे देश में का यहाँ पे प्रमाण मिले, इसका मतलब कि विदेशी व्यापार के प्रमाण मिले। पूर्व वैदिक काल में विदेशी के कोई प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विदेशी व्यापार के प्रमाण मिले। लेकिन तब भी सिक्के का प्रचलन नहीं था। जब सिक्के का प्रचलन नहीं था तो जब व्यापार होता था वो किससे होता था? हमारा वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु की जगह पे दूसरे वस्तु का लेना। जैसे हम आप लोग आपके पास दे दें, कुछ अनाज दे दे, या फिर 10 कुंटल गेहूं दे दें, आप हमको 10 कुंटल चावल दे दीजिए। ये होता है विनिमय, व्यापार विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय व्यापार। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय व्यापार। उस टाइम पे भी सिक्के का प्रचलन नहीं था। सिक्के का प्रचलन एक्चुअली ये जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के वैदिक काल के जो लास्ट पीरियड लगभग 600 BC के आसपास में सिक्के का प्रचलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और आगे बात करें तो इस काल की जो आर्थिक प्रगति थी, इस काल के आर्थिक प्रगति के कारण इसका नगरीकरण प्रारंभ हुआ। इसी को हम दूसरा नगरीकरण कहते हैं। पहला नगरीकरण हम सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता में पढ़े थे, और जो दूसरा नगरीकरण हमारा कहाँ पे हुआ? उत्तर वैदिक काल के अंतिम में, लगभग 600 वर्ष के आसपास, 600 वर्ष BC के आसपास। ठीक है, तो इस काल के आर्थिक प्रगति से नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो हम क्या पढ़े? राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। अब आप पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे प्रमुख देवता थे वो कौन कौन थे, और कुछ यज्ञ के बारे में है, यहाँ पे स्पेस नहीं था, हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जो धार्मिक जीवन था, यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ा। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष दौर था। ठीक है, धार्मिक जीवन में जो यज्ञ था, यज्ञ और कर्म कांड का महत्व बढ़ा थी। धीरे धीरे जो यज्ञ होते थे, यज्ञ का महत्व बढ़ा, और कर्म कांड मतलब ढकोसले जो थे ये भी बढ़ने लगे। ठीक है, और ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष दौर, इसमें 2 जाति उच्च थी, जो थी ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण कहती थी कि हम ऊंचे हैं, और क्षत्रिय कहते थे कि हम ऊंचे हैं। ये दोनों आपस में लड़ते रहे। इसी को हम कहते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल है, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय का संघर्ष दौर था। ठीक है, ये दोनों जाति आपस में संघर्ष करती थी। ठीक है, और प्रमुख देवता की बात करें तो प्रमुख देवता जो थे प्रजापति थे। ठीक है, जो सृजन के देवता थे। ठीक है, अगर हम प्रमुख देवता की, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता की बात करें तो क्या नाम है इनका? प्रजापति। ठीक है, प्रजापति जो थे हमारे प्रमुख देवता थे, जो कि सृजन के देवता थे। ठीक है, और विष्णु जो थे ये पोषण देवता थे। ठीक है, विष्णु पोषण के देवता और रक्षक देवता थे। ठीक है, और जो रुद्र हैं, रुद्र कौन थे? पशु के देवता थे। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो क्या कहते हैं पूषक देवता थे वो पशुओं के देवता थे, लेकिन यहाँ पे जो पशुओं के देवता थे वो रुद्र थे। ठीक है, और पूषण शूद्र के देवता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हम कुछ यज्ञ के बारे में बताएं। जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया। अश्वमेध यज्ञ ये होता है, अश्वमेध यज्ञ जो होता है राज विस्तार के लिए होता है कि हम घोड़ा छोड़ देते हैं। जब घोड़ा छोड़ देते हैं तो घोड़ा जहाँ तक जाता है वहाँ तक, जब तक कोई घोड़ा पकड़ ले, जो घोड़ा पकड़ लेता था, जहाँ तक घोड़ा जाता था वो क्या हो जाता था? वो उनका राज्य हो जाता था। अगर किसी को अपना राज्य को चिंता है, वो अपने राज्य को रोकना चाहता है, तो सबसे पहले राज्य जो है, राज्य को क्या करेंगे? रोकेंगे, घोड़े को पकड़ लेंगे, और जो घोड़ा छोड़ा रहेगा अर्थात जो अश्वमेध यज्ञ करवाया रहेगा उससे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो और एक होता था जो अपनी अश्वमेध यज्ञ होता था राज विस्तार के लिए, और एक यज्ञ होता था जो कि अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए किया जाता था, या फिर हम कितने बलवान हैं ये दिखाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो 2-3 यज्ञ थे। हम
आपको बता दिए। और आज से यहाँ पे जो हमारी वैदिक सभ्यता है ये टोटली समाप्त हो चुकी है। एक बार अगर हम इसके रिवीजन की बात करें तो 1000 BC में लोहे की खोज हुई। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में बताया कि जन का आकार बड़ा होकर जनपद का रूप ले लिया। ठीक है, राजा का महत्व बढ़ा, राजा के महत्व के साथ साथ शक्ति भी बढ़ी। ठीक है, और राजा का अधिकार बढ़ा तो समिति का महत्व घटा, रत्न की संख्या 17 हो गई और कर व्यवस्था कंपलसरी हो गई। ठीक है, सामाजिक जीवन की बात करें तो सबसे छोटा इकाई जो थी परिवार थी। परिवार को कई सारे परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे, कई सारे ग्राम मिलकर विष बनाते थे, कई सारे विष बनाकर जनपद बनाते थे। और वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था थी अभी तक कर्म के अनुसार थी, लेकिन अब जन्म के अनुसार हो गई, जन्म आधारित हो गई। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो ब्राह्मण के घर में पैदा होगा वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के घर में पैदा होगा वो क्षत्रिय होगा। ठीक है, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो गई। ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास जीवन के बारे में बताया। और जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन था वो गृहस्थ जीवन था। स्त्री की स्थिति में गिरावट हुई। ठीक है, स्त्री को समिति और विदत में जाने से मना कर दिया गया। और आर्थिक जीवन की बात करें तो लोहे की खोज हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा अस्त्र शस्त्र का यूज होने लगा। ठीक है, और प्रमुख व्यवसाय जो तो कृषि हो गया। काटक संहिता में 24 बैलों की, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस संहिता में या फिर किस बुक में हम 24 बैलों के हल के बारे में जानकारी रखते हैं तो वो होगा हमारा काटक संहिता। और दूसरा व्यापार हमारा पशुपालन था। और कृषि में अधिशेष बताएं कि जो खाने पीने के बजाय जो भी अनाज बच जाता था उसको अधिशेष कहा जाता था। जो अधिशेष बचता था उससे व्यापार होता था। व्यापार टाइम पे सिक्कों का प्रचलन नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। ठीक है, और विदेशी व्यापार के प्रमाण भी मिले। ठीक है, और इस काल में आर्थिक प्रगति किससे नगरीकरण हुआ? दूसरा नगरीकरण कब हुआ? ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। प्रथम जो नगरीकरण हुआ था वो सिंध घाटी सभ्यता के दौरान हुआ था। ठीक है, धार्मिक जीवन की बात करें तो यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ा। ब्राह्मण क्षत्रियों का आपस में संघर्ष करते रहे। प्रमुख देवता प्रजापति थे जो कि सृजन के देवता थे, और विष्णु जो थे पोषण और रक्षक देवता थे। रुद्र पशु के देवता थे और पूषण हमारे शूद्र के देवता थे। ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि पूषण किस चीज़ के देवता थे, तो पूषण जो थे उत्तर वैदिक काल में शूद्र के देवता थे। अगर पूछा जाए कि शूद्र के देवता कौन थे तो वो पूषण थे। ठीक है, आज से हमारा वैदिक सभ्यता खत्म हो। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तो हम जो यहाँ जनपद पढ़े इसके बाद महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये हमारा अभी तक का जो हिस्ट्री की सीरीज लेकर हम आज गए हैं, आते चले जा रहे हैं, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन तभी बना रहेगा और हम आप लोगों के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत तरीके से चलती रहेगी और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।